आज का जो हमारा अध्याय है वो है प्रकाश के बारे में। आपने पतली झिर्री या छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा हो। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों या हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। चित्र 15.1 ए इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन या एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। चित्र 15.बी में ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? यहाँ पर चित्र 15.1 में प्रकाश के किरण पुंज को दिखाया गया है। यहाँ पर रेल इंजन का अग्रदीप दिखाया गया है और यहाँ पर लाइट हाउस को दिखाया गया है। यहाँ पर लाइट हाउस को दिखाया गया है। 15.1 प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बुझ कक्षा 6 में दिए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो अथवा ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। चित्र 15.2 बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ या सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? यहाँ पर चित्र 15.2 में एक मोमबत्ती की ओर दिखाया गया है। सीधे और मुड़े हुए पाइप से देखते हुए दिखाया गया है। 15.2 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? चित्र 15.3 चित्र 15.3 में जल में वस्तुओं का परावर्तन को दिखाया गया है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? पहेली को पंचतंत्र की शेर और खरगोश की कहानी याद आ रही है जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर उसे पृष्ठ बनाया था। चित्र 15.4 में ये दिखाया गया है। चित्र 15.4 में कुएं के पानी के द्वारा परावर्तन को यहाँ पर दिखाया गया है। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.1 एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए जिसमें 3 पतली झिर्रियां स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। चित्र 15.5 अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए।
टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। चित्र 15.5 में ये दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 15.5 में एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की किरण की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियां दिखाई देती हैं। यह झिर्रियों का प्रतिबिंब है। पहले जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। बुझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। क्या आप उससे सहमत हैं? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 15.2 चेतावनी। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। चित्र 15.6 यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब या वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण चित्र 15.6 में समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाया गया है। द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान माप या साइज का दिखाई देता है। बोजो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.3 शतरंज का एक बोर्ड या चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शॉर्पनर रखिए। चित्र 15.7 में दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? यहाँ पर चित्र 15.7 में समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करना दिखाया गया है।
आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर या चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। 15.3 दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या ये ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे याद करें। यहाँ पर क्रियाकलाप 15.4 दिखाया गया है और यहाँ पर चित्र 15.8 में प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत करते हुए ये दिखाया गया है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण या दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? चित्र 15.8। अब अपने वाम या बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। बुजों ने सड़क पर एक रोगी वाहन या एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द या एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व या साइड में ही अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा या ऊपर के नीचे नहीं दिखाई देता। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए और समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहन शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण का दृश्य दिखाने वाले में देखते हैं तो रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पर्श कर सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तु छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? चित्र 15.9 रोगी वाहन को दिखाया गया है यहाँ पर, एम्बुलेंस को। यहाँ पर 15.4 गोल्य दर्पणों से खेल। पहली तब बुजो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बुजो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे ये प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहली ने कहा, पूजो इधर देखो, मैं भी इसका सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग करना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 15.5 स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? चित्र 15.10 में आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है
क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है? चित्र 15.10 चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना यहाँ पर प्रतिबिंब को दिखाया गया है। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप इसका उल्टा प्रतिबिंब रख पाएं। चित्र 15.11 में अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र 15.11 में चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब को दिखाया गया है। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र 15.12 चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। चित्र 15.12 में ए अवतल और बी में उत्तल दर्पण को दिखाया गया है। यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ और यहाँ पर भी परावर्तक पृष्ठ दिखाया गया है। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। चित्र 15.13 ए सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। चित्र 15.13 बी में यहाँ पर चित्र 15.13 में गोलीय दर्पण गोले का एक भाग दिखाया गया है। यहाँ पर अवतल पृष्ठ और यहाँ पर ये उत्तल पृष्ठ को दिखाया गया है। ये उत्तल पृष्ठ है और यह अवतल पृष्ठ को दिखाया गया है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए सही है। क्रियाकलाप 15.6 चेतावनी। क्रियाकलाप 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे या समायोजित कीजिए जब तक कि आपको यहाँ पर चित्र 15.14 में अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसको दिखाया गया है। एक तीक्ष्ण या स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। चित्र 15.14 में दर्पण तक कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे या कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा
बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.7 अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड कोई प्रबंध जो दर्पण के स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। पर लगाइए गत्ते की किसी शीट लगभग 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पर एक सफेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर चित्र 15.15 में अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाया गया है। पर रखिए पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर तथा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करना संभव है? चित्र 15.16 में यह दिखाया गया है। चित्र 15.16 में अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दिखाया गया है। यहाँ पर सारणी 15.1 में किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों को दिखाया गया है। यहाँ पर बिंब की दर्पण से दूरी दी गई है। यहाँ से बिंब से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा वो लिखना है। यहाँ प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो उल्टा है या सीधा है वो लिखना है। यहाँ पर जो आप वास्तविक प्राप्त होता है या आभासी प्राप्त होता है वो लिखें। यहाँ बिंब की दर्पण से दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये लिखना है छोटा बनेगा या बड़ा, उल्टा या सीधा, वास्तविक या आभासी। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर के लिए क्या बनेगी प्रतिबिंब की प्रकृति, 30 सेंटीमीटर के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी, 20 सेंटीमीटर के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी और 10 सेंटीमीटर के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी और 5 सेंटीमीटर के लिए क्या बनेगी। ये इस सारणी में लिखना है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, जैसे चित्र 15.17 में। यहाँ पर चित्र 15.17 में दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए दिखाया गया है। टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रदीप्त के परावर्तक पृष्ठ भी आकृति भी अवतल है। चित्र 15.18 में ये दिखाया गया है। चित्र 15.18 में टॉर्च का परावर्तक ये दिखाया गया है। बुजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ
में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है, क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है? क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। क्रियाकलाप 15.8 क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। चित्र 15.19 अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। यहाँ पर चित्र 15.19 उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को दिखाया गया है। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों या साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं, जैसे चित्र 15.20 में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 15.20 में उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में ये दिखाया गया है। 15.5 लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस या हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र 15.21 संभवतः आपको इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। यहाँ पर चित्र 15.21 में एक आवर्धक लेंस को दिखाया गया है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, जैसे चित्र 15.22 ए में जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहलाते हैं, जैसे चित्र 15.22 बी में। ध्यान से देखिए, लेंस पारदर्शी होते हैं और इनसे प्रकाश गुजर सकता है। यहाँ पर देखिए चित्र 15.22 में ए में उत्तल लेंस को दिखाया गया है और बी में अवतल लेंस को दिखाया गया है। यहाँ पर एक चेतावनी भी लिखी गई है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। क्रियाकलाप 15.9 एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 15.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यहाँ पर देखिए चित्र 15.23 में उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाया गया है।
अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित या अंदर की ओर मोड़ना कर देता है। चित्र 15.24 ए, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित या बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं, जैसे चित्र 15.24 बी में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 15.24 ए यहाँ पर, और ये बी अपसारी लेंस को दिखाया गया है, और ये अभिसारी लेंस को दिखाया गया है ए में। आइए देखें क्रियाकलाप 15.10। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखें, स्टैंड पर लगाएं। जैसा कि आपने अवतल दर्पण से किया था, मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, जैसे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र ए, यहाँ पर ये दिखाया गया है, और यहाँ बी में भी इसे दिखाया गया है। चित्र 15.25 में विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब से उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर तथा लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लो पर स्पष्ट या तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। चित्र 15.25। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? चित्र 15.26। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या यहाँ पर चित्र 15.26 में उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दिखाया गया है। यहाँ ये आभासी है। ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के से छोटे हैं। चित्र 15.27। चित्र 15.27 में अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दिखाया गया है। 15.6 में सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्राय वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष या आर्क के रूप में दिखलाई देता है, जैसे चित्र 15.28 में दिखाया गया है। चित्र 15.28 में ये इंद्रधनुष को दिखाया गया है।
इंद्रधनुष में कितने वर्ण या रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, जो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश अब किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखलाई देते हैं, जैसे कि चित्र 15.29 में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए चित्र 15.29 में सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीढ़ी दिखाई गई है। पहली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। क्रियाकलाप 15.11 में कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? जैसे कि चित्र 15.30 में यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। चित्र 15.30 में प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। ये दिखाया गया है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.12 लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वर्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र 15.31 ए में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज से भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक, इसका अर्थ यह है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है। चित्र 15.31 में 7 वर्णों वाली कोई डिस्क दिखाई गई है। ए में और बी में तेजी से घूमता हुआ एक श्वेत प्रतीत होती है। ये दिखाया गया है। घूर्णन या घूम सके। चित्र 15.31 ए डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। अब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है, जैसे चित्र 15.31 बी में दिखाया गया है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। यहाँ पर चित्र 15.32 में 7 वर्णों वाला लट्टू दिखाया गया है। पहली को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वर्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया। चित्र 15.32 अब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है। इस तरह से ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है।